हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एचपी जीके बूस्टर लेके आया हूं। अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही लेके आया हूं। जो भी सिलेबस जो था एचपी बीएड एंट्रांस 2026 का जो ऑफिशियल जारी किया गया था एचपी द्वारा, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए एचपी जीके बूस्टर लेके आया हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए एक अपडेट है। जो भी एचपी बीएड एंट्रांस 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स, अगर आप एच पी बी एड एंट्रांस 2026 की तैयारी कर रहे हैं और कंप्लीट स्टडी मटेरियल अगर आप परचेज़ करना चाहते हो पीडीएफ फॉर्म में, तो मात्र आपने जस्ट 99 रुपीज़ जो है पेड करने हैं। पेमेंट जो है वो आपने दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे करनी है। और उसके बाद जो पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इसी नंबर पे सेंड कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और पीडीएफ प्रोवाइड करने के बाद आपको अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। बॉयज़ के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा, गर्ल्स के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा। और उन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पेड पीडीएफ्स के बाद आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अदर इम्पोर्टेंट कंटेंट भी वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बस मात्र आपने 99 रुपीज़ जो है वो पेड करने हैं। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपने दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है और पेमेंट भी आपने इसी नंबर पर कर देनी है। तो ये आपके लिए एक अपडेट थी। तो फ्रेंड्स, अगर आप एच पी यू बी एड एंट्रांस 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के गठन के बारे में। ठीक है, तो ये जो बूस्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अकॉर्डिंग टू सिलेबस प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके ही मैंने आपके लिए ये कंटेंट लेके आया हूँ। तो आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो हिमाचल प्रदेश के गठन के बारे में बात करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश का जो गठन था वो 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर किया गया था। तो कितनी छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर किया गया था, तो 30 आपने याद रखना है। उसके बाद 1948 से लेकर 1951 तक हिमाचल प्रदेश जो था वो मुख्य आयुक्त क्षेत्र था। 1951 से लेकर 1956 तक हिमाचल प्रदेश जो था वो पार्ट सी यानी कि ग श्रेणी का राज्य से बनाया गया था। 1956 से लेकर 1971 तक हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। और अंततः 25 जनवरी 1971 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और ये 18वां राज्य बना था। ठीक है, तो हिमाचल डे जो है वो कब मनाते हैं? हिमाचल डे जो है वो 15 अप्रैल को मनाते हैं। और स्टेट हुड डे जो है वो 25 जनवरी को मनाते हैं। तो 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था और ये देश का 18वां राज्य बना था। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की नदियों के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः 5 नदियाँ बहती हैं। कौन कौन सी? रावी, चिनाब, ब्यास, सतलुज और यमुना। अब इनमें जो है वो सबसे जो लंबी नदी है वो सतलुज है, जो कि 320 किलोमीटर जो है वो हिमाचल प्रदेश में बहती है। ठीक है, और इन पांचों नदियों में जो सबसे छोटी नदी है वह आपकी यमुना नदी है। और जल संग्रहण यानी कि जल घनत्व के आधार पर देखा जाए तो चेनाब जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। जब चंद्रा और भागा नदियाँ जो है तांडी नामक स्थान पर मिलती हैं, तो उसके बाद वे चेनाब कहलाती हैं। ऐसा माना जाता है कि तांडी नामक स्थान पर ही द्रौपदी का दाह संस्कार हुआ था, जो कि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। जिलों की बात करते हैं तो जिले हिमाचल प्रदेश के जो है वो 12 जिले हैं। प्रत्येक जिले का अपना महत्व है। जनसंख्या के आधार पर कांगड़ा सबसे बड़ा जिला है और क्षेत्रफल के आधार पर लाहौल स्पीति जो है वो सबसे बड़ा जिला है। सिरमौर जो है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, दक्षिण में स्थित है। तो किन्नौर पूर्वी है, चंबा व लाहौल स्पीति उत्तर में स्थित है तथा कुल्लू व मंडी जो है वो मध्य में स्थित है। हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना व कांगड़ा जो है वो हिमाचल के पश्चिम भाग में स्थित है। ये भी आपने याद रखना है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है वो हर एक बार एक या दो क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि हिमाचल प्रदेश कब तक केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में हमेशा पूछा ही जाता है एचपीयू द्वारा। उसके बाद बात करते हैं शिक्षा क्षेत्र में प्रगति के बारे में। ठीक है, तो शिक्षा क्षेत्र की प्रगति के बारे में, जब 1951 में प्रदेश की जो साक्षरता दर थी, लिटरेसी रेट थी, वे 7.98% थी। ठीक है, 1951 में उस समय जो था प्रदेश में 457 प्राथमिक विद्यालय थे, 94 जो थे वो माध्यमिक विद्यालय थे और 25 जो थे वो उच्च विद्यालय थे। उस समय केवल एक ही महाविद्यालय था। कब? 1951 की बात हम कर रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश के पहले शिक्षा निदेशक जो थे वो 1958 में के.एल. सेठी बने थे। ये आपने नोट कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के जो पहले शिक्षा निदेशक थे वे कौन थे, तो हिमाचल प्रदेश के जो पहले शिक्षा निदेशक थे वे के.एल. सेठी थे। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में नियुक्त वरिष्ठ माध्यमिक अध्यापकों को समुचित आवास प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने 1999 में यशवंत गुरुकुल आवास योजना जो थी वो चलाई है। 2011 की जनगणना 2011 में हिमाचल प्रदेश की जो कुल साक्षरता दर थी वे कितनी थी, वे 82.80% थी। ये आपने याद रखना है, जिसमें 89.53% पुरुष और 75.93% जो था वे स्त्रियों की साक्षरता दर थी। वर्तमान में प्रदेश में 31 दिसंबर 2017 तक प्रारंभिक शिक्षा में, यानी कि 2017 की बात कर रहे हैं, तब तक 10,756 अधिसूचित और 10,751 क्रियाशील प्राथमिक पाठशालाएं हैं और 2117 माध्यमिक पाठशालाएं अधिसूचित हैं, जिसमें 2103 जो है वो क्रियाशील हैं। अभी आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने वर्तमान में कुछ स्कूल और कॉलेज भी जैसे कोई मर्ज किए हैं, कोई डिनोटिफाई किया है। तो इसका जो एग्जैक्ट जो डाटा है वो मैं आपके लिए HPGK की नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे। कितने प्रेजेंट में प्राइमरी स्कूल हैं, कितने मिडिल स्कूल हैं, कितने सेकेंडरी स्कूल हैं, ठीक है। ये तो मैं 2017 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद प्रदेश में एक SCRT और 7 जो है वो संस्कृत महाविद्यालय हैं और एक ललित कला महाविद्यालय सरकारी क्षेत्र में चल रहे हैं। ये भी आपने याद रखना है। प्रदेश के अति दुर्गम क्षेत्रों में 1202 माध्यमिक पाठशालाओं में कंप्यूटर शिक्षा जो है वो प्रारंभ की गई है। उसके बाद बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है धामी गोलीकांड का। तो धामी गोलीकांड जो था, धामी गोलीकांड हुआ था आपका 16 जुलाई 1939 को। पहले तो आपने ये डेट जो है वो नोट कर लेनी है शॉर्ट फॉर्म में नोट्स के तौर पर। अब इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो भागमल सोठा 16 जुलाई को लगभग 11 बजे शिमला से एक छोटे से दल के को लेकर धामी के लिए चल पड़े थे। धामी जो है एक जगह है जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। इस दल के 2 सदस्य भगत राम और देवी सरन ने कांग्रेस का झंडा उठा रखा था। जब भागमल सोठा और उनके साथी धामी की सीमा के पास गन्ना हट्टी के पास पहुंचे तो रियासत के सिपाहियों ने सत्याग्रहियों के नेता भागमल सोठा को हिरासत में ले लिया और धामी ले गए। सत्याग्रहियों के स्वागत हेतु इकट्ठे हुए लोग राणा के विरुद्ध नारे लगाते हुए राणा के निवास स्थान के पास पहुंचे और राणा ने भयभीत होकर भीड़ का तितर बितर करने के लिए गोली चलाने के आदेश दे दिए। इससे वहां खलबली मच गई और बहुत से लोग बुरी तरह से घायल हो गए। 2 लोगों की मृत्यु हो गई और सत्याग्रह के नेता भागवल सोठा को गिरफ्तार करके अम्बाला भेज दिया गया था। अब इसमें जो आपने याद रखना है वे रखना है कि धामी गोलीकांड जो था वो कब हुआ था, 16 जुलाई 1939 को हुआ था। धामी आंदोलन के जो नेता थे वे कौन थे, वे भागवल सोठा थे। और कुल धामी गोलीकांड में कुल कितने लोग शहीद हुए थे, कुल 2 लोग जो थे वो शहीद हुए थे। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं प्रतिनिधि सरकारों के बारे में। तो इसमें आपने जो मेन याद रखना है वे रखना है कि हिमाचल प्रदेश के बनने से पूर्व ही भारतीय संघ में जो मिल गई थी वो रियासत कौन थी, तो ठियोग आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठियोग पहली रियासत थी जो हिमाचल प्रदेश के बनने से पूर्व भारतीय संघ में मिल गई थी। मतलब भारतीय संघ मतलब हमारे जो इंडियन यूनियन था, ठीक है, केंद्रीय संघ था, भारतीय संघ था। तो भारत में जो हिमाचल प्रदेश की जो कौन सी रियासत थी जो हिमाचल प्रदेश के बनने से पूर्व ही भारतीय संघ में मिल गई थी, तो हिमाचल जो था वो बाद में भारतीय संघ में मिला था। लेकिन ठियोग जो थी वो पहली रियासत थी जो हिमाचल प्रदेश के बनने से पूर्व ही भारतीय संघ में मिल गई थी। अब इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कुनिहार के ठाकुर ने इस आंदोलन की बहुत प्रशंसा की और अपने राज्यों के लोगों को प्रशासन में सम्मिलित कर लिया। ये देखकर कुछ अन्य शासकों ने भी ऐसा ही किया। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर ठियोग रियासत के प्रजामंडल के नेताओं ने राणा करमचंद को सत्ता छोड़ने पर मजबूर कर दिया। कुछ समय के पश्चात राणा ने मंत्रिपरिषद की घोषणा की जिसमें 13 सदस्य थे और महात्मा गांधी और सरदार पटेल ने
इन कदमों का स्वागत किया, परंतु 5 मास के पश्चात राणा ने खजाने पर कुछ लोगों की सहायता से कब्जा कर लिया और सरदार पटेल के हस्तक्षेप पर सशस्त्र पुलिस ठियोग भेजी गई। शासक को पकड़कर वहां से बाहर निकाल दिया गया था। ठीक है, तो ठियोग पहली रियासत थी जो हिमाचल प्रदेश के बनने से पूर्व भारतीय संघ में जो थी वो मिल गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं मेले और त्योहारों के बारे में, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो आपके एचपीयू ने ऑफिशियल सिलेबस में दिया है। ठीक है, आप देख भी सकते हो, मैंने प्रोस्पेक्टस वाली वीडियो में बताया था कि फेयर्स एंड फेस्टिवल का जो टॉपिक है वे एचपीयू ने दिया है अपने सिलेबस में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जो कुल्लू दशहरा है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है और ये मेला कुल्लू के ढालपुर मैदान पर लगता है जो 1651 में शुरू किया गया था और ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है। उसके बाद बात करते हैं ढुंगरी मेले के बारे में। ढुंगरी मेला जो है मनाली में मनाया जाता है जो कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है और ये मेला देवी हिडिंबा को समर्पित है। हिडिंबा जो थी वो भीम की पत्नी थी। मई महीने में ये मनाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं नलवाड़ी मेले के बारे में। नलवाड़ी मेला जो है वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है और ये मेला 1899 में डब्ल्यू गोल्ड स्टीन ने शुरू करवाया था। उसमें राजा अमरचंद कहलूर के शासक थे और ये मेला लुहणू मैदान पर लगने वाला एक राज्य स्तरीय मेला है जो मार्च के महीने में लगता है। इसे पशु मेला भी कहा जाता है। उसके बाद कहते हैं नैना देवी मेला बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में लगता है, अगस्त महीने में लगता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं सारही यात्रा या सारही यात्रा। ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में मनाई जाती है। ये मई के महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं गुग्गा मेला। गुग्गा मेला जो है वे बिलासपुर के घेड़वी और हमीरपुर में मनाया जाता है। मुख्य रूप से अगस्त और सितंबर महीने में लगता है। मारकंडा मेला जो है वो बिलासपुर के जुखाला में मनाया जाता है। कब? जून महीने में मनाया जाता है। डल मेला कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में अगस्त महीने में लगता है। ज्वालामुखी मेला कांगड़ा में लगता है, अक्टूबर महीने में लगता है। नागनी मेला नूरपुर में लगता है जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, जिला स्तरीय ये मेला है। कालेश्वर मेला डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में मनाया जाता है, राज्य स्तरीय ये मेला है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद लोसर उत्सव की बात करते हैं। लोसर उत्सव जो है वो किन्नौर में मनाया जाता है, नव वर्ष के आगमन पर लगता है, जिला स्तरीय ये मेला है। फुल्याच उत्सव जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे उख्यांग उत्सव भी कहा जाता है जो कि डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में लगता है। ये मेला जिला स्तरीय मेला है जो सितंबर महीने में लगता है। भरमौर यात्रा जिसे मणिमेश यात्रा के नाम से भी जाना जाता है, ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में लगता है, अगस्त महीने में लगता है। उसके बाद फूल यात्रा की बात करते हैं। फूल यात्रा चंबा डिस्ट्रिक्ट की पांगी में लगता है, अक्टूबर महीने में लगता है। सुई मेला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुई मेला जो है डिस्ट्रिक्ट चंबा में लगता है। केवल महिलाओं और बच्चों के लिए लगने वाला ये मेला अप्रैल महीने में लगता है, बैसाखी के दिन, और ये मेला चंबा की रानी नैना देवी के बलिदान के लिए जो है वो याद किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं मिंजर मेले के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये मेला है। ये मेला साहिल बर्मन ने आरंभ करवाया था और इस मेले में वरुण देव की पूजा की जाती है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में लगता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये मेला है। मणिमेश यात्रा जो है डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, राज्य स्तरीय ये त्यौहार है। उसके बाद बात करते हैं पिपलू मेले के बारे में। पिपलू मेला जो है वो ऊना डिस्ट्रिक्ट में लगता है, मई जून के महीने में ये मेला मनाया जाता है। चिंतपूर्णी मेला डिस्ट्रिक्ट ऊना में मनाया जाता है। चिंतपूर्णी माता मंदिर याद रखना है आपने। चिंतपूर्णी माता जो मंदिर जो है वो ऊना में है, यहाँ पर सती के चरण गिरे थे। बड़वाग सिंह मेला ऊना के मैडी में लगता है, जून महीने में लगता है। शूलनी मेला जो है डिस्ट्रिक्ट सोलन में लगता है। इसी शूलनी माता के नाम पर ही सोलन डिस्ट्रिक्ट का नाम पड़ा था। जून के दूसरे रविवार में लगता है, राज्य स्तरीय ही मेला है। शायरी मेला जो है वो सोलन की अर्की में लगता है। ये मेला भैंसों की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है। जुलाई महीने में ये मेला लगता है, 16 जुलाई को। ठीक है। त्रिलोकपुर मेला जो है सिरमौर के त्रिलोकपुर में लगता है। ये मेला माता बाला सुंदरी को समर्पित है जो कि नवरात्रों में लगता है। रेणुका मेला जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है, रेणुका सिरमौर में लगता है। ये मेला नवंबर महीने में लगता है। गसोता मेला हमीरपुर में लगता है, मई के महीने में। शिवरात्रि मेला अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला जो है शिव मंडी की जो शिवरात्रि है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। ये मेला ये मंडी के पड्डल मैदान पर लगता है और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेले का दर्जा प्राप्त है। इसे अजवर सेन ने शुरू करवाया था। ये मेला 7 दिन तक चलता है। गुरु चेले देवता आने वाले वर्ष की
प्रमुख भविष्यवाणी इस मेले में करते हैं। सूरज सेन ने इसे एक सांस्कृतिक त्योहार का स्वरूप प्रदान किया था। मंडी की जो शिवरात्रि का जो मेला है वे अजवर सेन ने शुरू करवाया था, जबकि सांस्कृतिक त्योहार का जो स्वरूप था वे सूरज सेन ने प्रदान किया था। इसके बाद बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय होली मेला जो है वो हमीरपुर के सुजानपुर टिहरा में लगता है। संसार चंद द्वारा ये शुरू करवाया गया था। माहूनाग मेला मंडी में लगता है। बखारी गांव करसोग में लगता है। चेसू मेला जो है वो रिवालसर मंडी में लगता है। राज्य स्तरीय मेला है जो 13 अप्रैल को लगता है। हिंदू बौद्ध सिखों के लिए ये धार्मिक महत्व रखता है जो चेसू मेला है जो कि रिवालसर मंडी में लगता है। उसके बाद लदारचा मेला जो है लाहौल स्पीति के काजा में लगता है। राज्य स्तरीय मेला है, जुलाई अगस्त में ये मनाया जाता है। शीतला देवी मेला सुंदरनगर मंडी में लगता है। त्रिलोकनाथ जिसे पौरी मेला भी कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। पौरी मेला जो है, त्रिलोकनाथ मेला जो है लाहौल स्पीति के उदयपुर में लगता है। जिला स्तरीय ये मेला है। भैंसों का मेला मशोबरा शिमला में लगता है, सितंबर महीने में लगता है। सीपी मेला मशोबरा शिमला में लगता है, मई महीने में ये मेला लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं पत्थर का खेल जो है। पत्थर का खेल हलोग शिमला में ये त्यौहार मनाया जाता है। अक्टूबर नवंबर महीने में ये लगता है, दिवाली के अगले दिन लगता है, ठीक है। चांद मेला जो है वो शिमला में लगता है। फाग मेला जो है रामपुर शिमला में लगता है, जिला स्तरीय ये मेला है। लबी मेला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये मेला है, रामपुर शिमला में लगता है और ये मेला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है जिसे केहरी सिंह ने शुरू करवाया था। नवंबर महीने में ये मेला लगता है। देवसिद्ध मेला हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में लगता है, जून महीने में लगता है। शिमला समर फेस्टिवल शिमला में लगता है, जून महीने में अंतर्राष्ट्रीय मेला है ये। मनाली विंटर कार्निवल मनाली में लगता है, फरवरी महीने में लगता है और ये अंतर्राष्ट्रीय मेला है, ये आपने याद रखना है। अब मेले और त्योहारों के बाद हम डिस्कस करते हैं सिखों के जो गुरु थे, गुरुओं के बारे में बात करते हैं। तो गुरु नानक देव जी की सबसे पहले बात करते हैं। ये सिख धर्म के संस्थापक थे और सिखों के पहले गुरु थे। तो गुरु नानक देव पहले सिख गुरु ने ज्वालामुखी, ये आपने याद रखना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि यहाँ से पहले भी क्वेश्चन जो है एचपीयू बीएड एंट्रांस में पूछा गया है। तो गुरु नानक देव जी थे वो पहले सिख गुरु ने ज्वालामुखी, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल, चंबा, कहलूर, सिरमौर, मंडी और सुकेत की यात्रा की थी। ये आपने जो स्थान है ये आपने याद रखने हैं। गुरु नानक देव ने कहाँ की यात्रा की थी? ज्वालामुखी, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल, चंबा, कहलूर, सिरमौर, मंडी और सुकेत की यात्रा की थी। उनकी यात्रा की याद में सुबाथू के निकट जोहसर में गुरुद्वारा बना है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। गुरु नानक देव जी की स्मृति में सुबाथू जो कि डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है, सुबाथू के निकट जोहसर में गुरुद्वारा बना है। उसके बाद हम बात करते हैं गुरु अर्जुन देव जी के बारे में। सिख धर्म के सिखों के ये 5वें गुरु थे। 5वें सिख गुरु ने अमृतसर में हरमिंदर साहब के निर्माण के लिए पहाड़ी राज्यों से धन प्राप्त किया था। यानी कि हरमिंदर साहब यानी कि जो गुरुद्वारा है, गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर अमृतसर जो है उसे हरमंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। तो 5वें सिख गुरु ने अमृतसर के हरमिंदर साहिब के निर्माण के लिए पहाड़ी राज्यों से धन प्राप्त किया था। कुल्लू, सुकेत, मंडी, चंबा और हरिपुर के राजा गुरुजी के शिष्य बने थे। गुरुजी ने भाई कल्याण को मंडी के राजा के पास भेजा और जिसके बाद अपनी रानी के साथ अमृतसर पहुंचकर गुरुजी का जो था वो शिष्य बना था। उसके बाद बात करते हैं गुरु हरगोविंद सिंह जी के बारे में। ये सिख धर्म के छठे गुरु थे। सिखों के छठे सिख गुरु ने कहलूर के राजा की भेंट किए हुए भूभाग पर 1634 ईस्वी में कीरतपुर शहर जो था वो बसाया था। कहलूर जो है वो बिलासपुर का प्राचीन नाम था, ठीक है, ये आपने याद रखना है। कीरतपुर शहर बसाया था और गद्दी स्थापित की थी। पहाड़ी राजाओं ने 1642 ईस्वी में गुरुजी के सहयोग से रोपण के नवाब को हराया था। बात करते हैं गुरु तेग बहादुर जी के बारे में। तो ये नवे सिख गुरु ने कहलूर की रानी से प्राप्त 3 गांव पर मखोवाल गांव बसाया जो बाद में आनंदपुर साहिब के नाम से जाना जाने लगा और ये उनका निवास स्थान था। तो सिख धर्म के सिखों के जो 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी, इन्हें औरंगजेब ने इस्लाम धर्म न कबूलने पर जो था इन्हें फांसी दे दी थी, ये भी आपने याद रखना है। और लास्ट में बात करते हैं 10वें गुरु गोविंद सिंह जी और पहाड़ी राज्य के बारे में। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ। उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी को औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक पर शहीद करवा दिया था। उनका लालन पालन जो था वो आनंदपुर साहिब में हुआ था, ये भी आपने याद रखना है।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का जो सेशन है वो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर कर दें जो भी HPU एंट्रेंस 2026 की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं संग्रहालयों के बारे में, म्यूजियम के बारे में। तो भूरी सिंह संग्रहालय की बात करते हैं। भूरी सिंह संग्रहालय चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसकी स्थापना राजा भूरी सिंह ने की थी। इस संग्रहालय में कांगड़ा और बसोली शैली की कलाकृतियां रखी गई हैं। इसमें राधा कृष्ण प्रसंगों पर कृतियाँ उपलब्ध हैं। इसकी स्थापना 1908 में की गई थी। ठीक है, भूरी सिंह संग्रहालय जो था वो उसकी स्थापना कब की गई थी 1908 में। किसने की थी? राजा भूरी सिंह ने की थी। नग्गर आर्ट गैलरी की बात करते हैं। ये कुल्लू जिले के नग्गर में स्थित है। इसकी स्थापना निकोलस रोरिक ने की थी। इसे रोरिक आर्ट गैलरी भी कहा जाता है। वर्ष 2012 में निकोलस रोरिक आर्ट ऑफ कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो नग्गर आर्ट गैलरी जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। भूरी सिंह संग्रहालय चंबा में स्थित है। अंद्रेटा आर्ट गैलरी जो है ये कांगड़ा जिले के अंद्रेटा में स्थित है। यहाँ शोभा सिंह की अनेक कृतियाँ रखी गई हैं और इसे शोभा सिंह आर्ट गैलरी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें उमर खयाम, सोनी महिवाल की प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। इसे नोरा रिचर्ड्स, शोभा सिंह की पत्नी, ने स्थापित किया। वर्ष 2012 में से आर्ट गैलरी को संग्रहालय में जो था वो बदला गया था। तो अंद्रेटा आर्ट गैलरी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। नग्गर आर्ट गैलरी जो है वो आपकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। भूरी सिंह संग्रहालय जो है वो आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। उसके बाद बात करते हैं स्टेट म्यूज़ियम के बारे में। स्टेट म्यूज़ियम जो है वो आपका शिमला में स्थित है। इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। कांगड़ा कला संग्रहालय ये धर्मशाला में स्थित है, जिसकी स्थापना जो थी वो 1991 में की गई थी। जनजातीय संग्रहालय केलोंग लाहौल स्पीति में स्थित है। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। लास्ट में बात करते हैं चित्रकला के बारे में। तो हिमाचल में सबसे पहले गुलेर कलम का नाम आता है। यहीं से चित्रकला के अन्य घराने जैसे कांगड़ा कलम हो गया, चंबा कलम हो गया, मंडी कलम हो गया, कुल्लू कलम हो गया, इनका विकास हुआ था। बाद में कांगड़ा कलम अत्यधिक विकसित और प्रसिद्ध हो गई, जिसे पहाड़ी चित्रकला को कांगड़ा कलम जो है वो कहा जाने लगा। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने HPG के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस किए अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो आपको आगामी HPU BEd एंट्रेंस 2026 के एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक्स जो हैं वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आप HPU BEd एंट्रेंस 2026 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। वहाँ पर आपको सभी सेक्शन की वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।